Hello viewers, welcome to Know the Law with Harpreet. So today we will start section 23 to 30 in Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. आज हम इस क्लास में जो है अपना हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है कंप्लीट करेंगे। जितने भी सेक्शन रह गए हैं वन बाय वन जो है उसको कवर करेंगे विद एग्जांपल्स के साथ। ठीक है। एंड आज हमारा हिंदू लॉ जो है पूरा हो गया है। कल से हम जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है अपना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। सेक्शन 23 अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस की अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो हम कैसे देखेंगे कि किसको कितना अमाउंट जाएगा। जो डिपेंडेंट है उस वो कितना क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट टू डिटरमाइन, ये जो है कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट डिटरमाइन करेगी, कोर्ट देखेगी कैसे जो है एक डिपेंडेंट जो है मेंटेनेंस ले सकता है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस इफ एनी अबाउट टू वाइफ चिल्ड्रन और एज्ड पेरेंट्स। ठीक है, चाहे वो वाइफ हो, चिल्ड्रन हो या एज्ड पेरेंट्स हो, वो कैसे जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो है कोर्ट डिटरमाइन करती है। कैसे डिटरमाइन करेगी? सबसे पहले देखेगी पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ पार्टीज, कि क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है पार्टीज की। ठीक है, लेने वाला जो मेंटेनेंस है उसकी पोजीशन देखी जाएगी और जो मेंटेनेंस को देगा उसकी पोजीशन और स्टेटस देखा जाएगा। ठीक है, रीजनेबल बॉन्ड्स टू द क्लेमेंट, की जो आया है डिपेंडेंट मेंटेनेंस लेने के लिए तो उसका जो है देखेगी कोर्ट की रीजनेबल, एक रीजन होना चाहिए कि उसको किस चीज की नीड है। ठीक है, कि जो क्लेमेंट आ रहा है मेंटेनेंस लेने के लिए उसका एक रीजन जो है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, रीजनेबल है या नहीं है, ये जो है कोर्ट देखेगी। इफ क्लेमेंट इज लिविंग सेपरेटली वेदर द क्लेमेंट इज जस्टिफाइड इन डूइंग सम, मतलब कि जो क्लेमेंट है अगर जो क्लेमेंट है, ठीक है, वो अलग रह रहा है लिविंग सेपरेटली, तो जो क्लेमेंट है उसकी वो क्यों रह रहा है, ठीक है, वो कर क्या रहा है, वो एक रीजनेबल और जस्टिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि कोई रीजन नहीं है और वो अलग रह रहा है और मेंटेनेंस लेने के लिए आ गया। ठीक है, जो अगर कुछ भी होगा ना उसके पीछे एक रीजन जो होगा ना वो एक होना चाहिए कि हाँ बिहाइंड द रीजन ये है, ये जस्टिफाइड है। ऐसे ही नहीं है कि ऐसे हमारा मन नहीं है तो हम अलग रह रहे हैं। ठीक है, एक जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए। वैल्यू ऑफ द क्लेमेंट एंड वैल्यू ऑफ द value of the claimant's property and any income derived from such property or from the claimant on earning or from any other source, मतलब कि जो क्लेमेंट को वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो क्लेमेंट को मेंटेनेंस मिलेगा वो कैसे देखेंगे कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लेमेंट की कितनी इनकम है, कितना वो अर्न कर रहा है खुद से, ठीक है, उसके पास और क्या अदर सोर्सेज हैं। तो उसके हिसाब से कोर्ट सब कुछ देखेगी कि क्लेमेंट के पास क्या क्या है। ठीक है, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना वो अपने आप को रख रहा है, अपनी कितनी नीड फुलफिल कर रहा है, कितनी अर्न कर रहा है, कितनी इनकम है, वो सब कुछ देख के ही वो जो है मेंटेनेंस के लिए अलाउ करेगी कोर्ट, और उस चीज को देख के डिटरमाइन करेगी कि इसको कितना जो है मेंटेनेंस देना चाहिए। द नंबर ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है, इसमें जो है नंबर ऑफ पर्सन जो है जितने भी होते हैं मेंटेनेंस लेने के लिए कोर्ट जो है सब कुछ देख कर ही मेंटेनेंस देगी। थर्ड क्लोज में बोला है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, की कैसे डिटरमाइन करेंगे अगर इफ डिपेंडेंट जो है अगर इसके अंदर आएगा। नेट वैल्यू ऑफ एस्टेट ऑफ डिसीज आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट्स। ठीक है, द प्रोविजन इफ एनी मेड अंडर अ विल द डिसीज्ड इज इन रिस्पेक्ट, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, रीजनेबल वांट्स ऑफ द डिपेंडेंट। उसके बाद पास्ट रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड डिसीज्ड, वैल्यू ऑफ द
property of the dependent and any income derived from such property or from his and her earning or from any other sources. Number of dependent entitled to maintenance. ठीक है, ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है सेम वही चीजें जो है नीचे बताई गई है कि कैसे कैसे जो है एंटाइटल हो सकता है मेंटेनेंस लेने के लिए, कौन जो है जो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस, ठीक है। और जो मेंटेनेंस देगा उन सब की पोजीशन देखी जाएगी, उसका स्टेटस देखा जाएगा, ठीक है। क्लेमेंट की प्रॉपर्टी देखी जाएगी, उसकी अर्निंग देखी जाएगी, सामने वाला जो देगा मेंटेनेंस उसका भी सेम हर चीज जो है कोर्ट डिटरमाइन करेगी, उसके हिसाब से जो है मेंटेनेंस देगी। सेक्शन 24 क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी अ हिंदू, कि जो मेंटेनेंस जो ले रहा है ना मेंटेनेंस वो जो है हिंदू होना चाहिए, ठीक है। नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस इफ अगर ही शी सीज टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, ठीक है। मेंटेनेंस जो है सिर्फ हिंदू ले सकता है और वो कब एंटाइटल नहीं होगा अगर उसने जो है अपना हिंदू धर्म जो है दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करा लिया है, तो वो जो है मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। हस्बैंड की जो है डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी जो वाइफ है विडो, उसने जो है अपना रिलीजन जो है क्रिश्चियन में करा लिया, ठीक है। क्रिश्चियन में वो जो है उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट करा लिया, ठीक है। तो ये विडो जो है कोर्ट में जाती है, बोलती है कि भाई मुझे ना अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस दो, क्योंकि मेरी इनकम नहीं है, मेरे पास कुछ सोर्सेज नहीं है कि मैं अपने आप को मेंटेन कर पाऊं। तो अब वैसे तो ये एंटाइटल किससे होगी, हस्बैंड तो है नहीं, तो ये फादर इन लॉ से एंटाइटल होगी कि फादर इन लॉ जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एंटाइटल नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि उसने जो है अपना रिलीजन कन्वर्ट करा लिया है क्रिश्चियन में, ठीक है। तो इसका जो क्लेम का राइट था वो अब खत्म हो गया। सेक्शन 25 अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी ऑल्टर्ड ऑन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, मतलब जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है वो हम चेंज करवा सकते हैं जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस हमारी चेंज होगी, ठीक है। हमारे पास है ये राइट कि मेंटेनेंस हम चेंज करा सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस वेदर फिक्स्ड बाय, मेंटेनेंस जो है वो फिक्स हो चुका है कोर्ट से, डिग्री ऑफ कोर्ट से या फिर किसी एग्रीमेंट से, ठीक है। मेंटेनेंस का अमाउंट जो है वो फिक्स हो चुका है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, डिग्री दे दी कि आपको इतना मेंटेनेंस देना है, या एग्रीमेंट हो गया कि इतना मुझे मेंटेनेंस चाहिए। मे बी ऑल्टर्ड, ये जो है हमारा चेंज हो सकता है, बदला जा सकता है सब्सिक्वेंटली इफ देयर इज अ मटेरियल चेंज इन द सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइड सच ऑल्ट्रेशन, ठीक है। कि क्या बोला कि मटेरियल अगर जैसे चेंज होगा, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस अगर चेंज हुए, ठीक है, जो अगर सर्कमस्टांसेस अगर चेंज होंगे वो जस्टिफाइड होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि ऐसा कुछ भी हो गया तो हमने मेंटेनेंस दे दिया, ठीक है, नहीं। एक रीजन होना चाहिए, जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए, सर्कमस्टांसेस जो है वो एक होना चाहिए, ये जो है एक रीजनेबल रीजन है। अगर सर्कमस्टांसेस जो है एक रीजनेबल रीजन बने तभी जो है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कोर्ट जो है वो चेंज करेगी। सेक्शन 26 डेप्स टू हैव प्रायोरिटी, मतलब कि जो डेप्स है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। क्या बोला है अंडर सेक्शन 27 में, ये चीज है कि ऑफ एवरी description contracted or payable by the shall be priority over the claim of his dependents for maintenance under this act, मतलब कि जो डिसीज है, ठीक है, डिसीज की जो प्रॉपर्टी है, डिपेंडेंट जो है मेंटेनेंस के लिए बोलता है उसको तो वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी डेप्स को, ठीक है। अगर उसकी प्रॉपर्टी अगर उसके उसके ऊपर डेप्थ है, ठीक है, तो सबसे पहले डेप्थ को रिकवर किया जाएगा, उसके बाद जो है डिसीज को सॉरी उसके बाद जो है डिपेंडेंट को मेंटेनेंस उसमें से मिलेगा। सबसे पहले क्या होगा, डेप्थ जो है उसको रिकवर किया जाएगा,
उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, तो जो बचेगा उसमें से डिपेंडेंट को मेंटेन किया जाएगा। सेक्शन 27, मेंटेनेंस व्हेन टू बी अ चार्ज, कि मेंटेनेंस जो है कब चार्ज हो सकता है। A maintenance claim for a dependent's claim for maintenance under these act shall not be charged on the estate of the deceased or any portion। मतलब जो डिपेंडेंट है वो मेंटेनेंस तो ले सकता है, ठीक है, इस एक्ट में, लेकिन चार्ज नहीं कर सकता वो डिसीज की प्रॉपर्टी में से, ठीक है। मतलब डिपेंडेंट जो है वो मेंटेनेंस तो ले सकता है, डिसीज्ड, जो डिसीज्ड है उसकी प्रॉपर्टी में से जो है मेंटेनेंस ले सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी में से जो है ना, उसके एस्टेट जो है और किसी भी पोर्शन है उसमें से चार्ज नहीं ले सकता, बस वो मेंटेनेंस ले सकता है। लेकिन चार्ज किस में ले सकता है, तो बोला है अनलेस वन हैज बीन क्रिएटेड बाय द विल of the deceased, by the degree of the court, by the agreement between the dependent and the owner of estate or portion। मतलब कि जो डिपेंडेंट है वो चार्ज किस में ले सकता है, डिसीज की विल, जो डिसीज ने विल बनाई है उससे ले सकता है, कोर्ट की डिग्री से ले सकता है, या फिर या फिर डिपेंडेंट और ओनर में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है प्रॉपर्टी को लेकर, तो उसमें से जो है डिपेंडेंट चार्ज क्लेम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। सिर्फ ये कंडीशन होंगी, 1 2 3, अगर 3 कंडीशन आई तो वो जो है चार्ज क्लेम कर सकता है, अदरवाइज वो क्लेम नहीं कर सकता। सेक्शन 28, इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट टू मेंटेनेंस। क्या बोला है इस सेक्शन में, देखो, डिपेंडेंट हैज अ राइट टू रिसीव मेंटेनेंस आउट ऑफ एन एस्टेट एंड सच एस्टेट और एनी पार्ट इज ट्रांसफर। राइट टू रिसीव मेंटेनेंस may be forced against the transferee if the transferee has notice of the right, or if the transfer is gratuitous, transfer the property without any consideration। Right to maintenance can be enforced against the receive against the transferee, but not against the transferee for consideration and without notice of right। इतना बड़ा तो इसमें लिख दिया। अब इसमें इतना बड़ा बड़ा जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ये देखो। देखो इसमें क्या बोला, सिंपल, कि जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट के पास राइट है कि वो जो है डिसीज की एस्टेट से जो है अपने आप को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा अगर वही एस्टेट जिससे उसने मेंटेनेंस लेना था, वही प्रॉपर्टी, वही एस्टेट जो है ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगी बिना किसी कंसिडरेशन के, ठीक है। और जो ले रहा है, जो ट्रांसफर या उसको जो है पता है, ठीक है, ट्रांसफरी को जो है पता है कि डिपेंडेंट का इसके अंदर राइट है मेंटेनेंस लेने का, और फिर भी वो जो है बिना कंसिडरेशन के रख लेता है प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, डिपेंडेंट के पास ये राइट है कि वो जो है फाइल कर सकता है अगेंस्ट द ट्रांसफरी, ठीक है, अगेंस्ट द ट्रांसफरी जो है वो कर सकता है कि भाई इसने मेरा मेंटेनेंस जो है वो ले लिया है, ठीक है, तो मुझे इसमें से मेंटेनेंस दीजिए, तो वो कोर्ट जो है मेंटेनेंस देगी। अगर ये कंसिडरेशन से हुआ हो, ठीक है, अगर लेना देना कंसिडरेशन से हुआ हो और ट्रांसफरी को इसके बारे में नॉलेज ना हो, तो जो है डिपेंडेंट क्लेम नहीं ले सकता मेंटेनेंस के लिए ट्रांसफरी से। अगर नहीं पता, देखो सिंपल ये है, अगर कंसिडरेशन हुआ है, ठीक है, और ट्रांसफरी को इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो जो है डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है, क्लेम नहीं कर सकता। और अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ, ठीक है, और
उसको इस बारे में नॉलेज भी नहीं, और उसको इस बारे में नॉलेज है कि इसका डिपेंडेंट का इसमें राइट है मेंटेनेंस क्लेम करने का, तो जो है डिपेंडेंट जो है क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस, ठीक है, अगेंस्ट द ट्रांसफरी। तो इसके अंदर जो है इतना ही बताया गया है, ठीक है। सेक्शन 29 और 30 जो है वो सेविंग का है, 29 जो है वो रिपील्ड है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो सब कुछ, ठीक है। तो आज हमारा हिंदू लॉ जो है कंप्लीट हुआ है, ठीक है। कल हम अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।